अच्छा, चैप्टर नंबर 1 तुम्हारा अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकॉन्स्ट्रक्शन फॉर सेमेस्टर 7। ठीक है, तो पहली बार ये सेमेस्टर 7 इंट्रोड्यूस हुआ है इतना साल बाद जा कभी भी। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है कि एक साल और पढ़ा पाएंगे तुम लोग को, एक साल तुम लोग के साथ और रह पाएंगे, एक से हाँ 6 महीना, क्योंकि उसके बाद वाला सेमेस्टर मेरा नहीं है। तो 15 मार्क्स तुम्हारा इस चैप्टर से आने वाले हैं। अब इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, ये सारा तुम्हारा चीज़ पढ़ना होगा। अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकॉन्स्ट्रक्शन, पहले तो मतलब समझेंगे। उसके बाद ट्रांसफर बुक्स के एंट्री क्या होने वाले हैं, ट्रांसफर बुक का एंट्री क्या होगा, फिर इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन वो बाद में देखेंगे, एंड प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट आफ्टर द अमालगमेशन और एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे चैप्टर का नाम दिया हुआ है, देखो, मार्जर। मार्जर कैसे हो सकता है, थ्रू अमालगमेशन और एब्जॉर्प्शन या फिर एक्सटर्नल रिकॉन्स्ट्रक्शन। ओके, मार्जर कैसे हो सकता है, थ्रू अमालगमेशन और एब्जॉर्प्शन या फिर एक्सटर्नल रिकॉन्स्ट्रक्शन। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है मार्जर, मार्जर थ्रू अमालगमेशन, मार्जर थ्रू एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकॉन्स्ट्रक्शन अलग है। व्हाट इज मार्जर, मार्जर मतलब समझ में आ रहा है, दो कंपनी एक साथ, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक साथ मार्ज हो जाए। when two or more companies combine into one company, it is called merger. Merger may be take two forms, कौन सा, one is amalgamation and another one is तुम्हारा absorption. What is amalgamation? It is a combination of two or more existing independent companies. जहाँ पे क्या हो रहा है, दो से ज्यादा, दो या फिर दो से ज्यादा एग्जिस्टिंग कंपनीज, इंडिपेंडेंट कंपनीज, मतलब एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, जेड लिमिटेड, कुछ भी हो सकता है, टू फॉर्म अ न्यू कंपनी। मतलब ये लोग क्या हो जाएगा, लिक्विडेट हो जाएगा, लिक्विड नहीं, बंद होके क्या हो जाएगा, डिजोल्व होके एक नया कंपनी आ जाएगा। सपोज एक्स एंड वाई था दोनों कंपनी, उसके जगह आ जाएगा ए कंपनी, तो ये दोनों डिजोल्व हो जाएगा एंड नया कंपनी आ जाएगा ए। एग्जिस्टिंग कंपनी इज डिजोल्व एंड न्यू कंपनी गेट्स क्रिएटेड, इट इज कॉल्ड ऑल्सो प्योर अमालगमेशन। A new company C Limited was formed to take over the business of A Limited and B Limited. जैसे A Limited और B Limited को कौन ले लिया, C Limited। ठीक है, इसके लिए पहले क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग करना होगा। उसके बाद एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्व हो जाना। सो अमलगमेशन में क्या हुआ, दोनों कंपनी को कौन ले लिया, सी ले लिया, इसको हम लोग बोलते हैं अमलगमेशन। ठीक है, जब दोनों मतलब एक नया कंपनी बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्योर अमलगमेशन, नया कंपनी को बोलते हैं, ठीक है, नया कंपनी बोलते हैं तो प्योर अमलगमेशन। नेक्स्ट वन इज एब्जॉर्प्शन, नेक्स्ट वन इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है, ए नया कंपनी नहीं फॉर्म हुआ, टेक ओवर हो गया। इट रेफर्स टू द टेकिंग ओवर द बिजनेस ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनीज बाय अनदर एग्जिस्टिंग कंपनी। दोनों ही एग्जिस्टिंग कंपनी है, ठीक है, एक एग्जिस्टिंग कंपनी को दूसरा एग्जिस्टिंग कंपनी ले लिया, इसको बोला जाता है एग्जिस्टिंग एब्जॉर्ब कंपनी गेट्स लिक्विडिटी। मतलब जो एग्जिस्टिंग कंपनी तुम्हारा एब्जॉर्ब होता है उसको क्या करना होता है, अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को लिक्विडेट करना होता है। ठीक है, ए लिमिटेड इज एब्जॉर्ब बाय बी लिमिटेड, मतलब ए लिमिटेड प्लस बी लिमिटेड क्या हो गया, बी लिमिटेड बन गया। ये 7 और 8 में है। ठीक है, इसके बाद है रिकॉन्स्ट्रक्शन। रिकॉन्स्ट्रक्शन दो टाइप का होता है, वन इज एक्सटर्नल रिकॉन्स्ट्रक्शन, अनदर वन इज इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन। ठीक है, एक्सटर्नल रिकॉन्स्ट्रक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन, उसके लिए अलग चैप्टर है, वो हम लोग इस चैप्टर में कवर नहीं करने वाले। उसके लिए इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन बोल के अलग चैप्टर है, उसमें भी 15 नंबर का आने वाला है। तो इस चैप्टर से मार्जिन वाला क्वेश्चन आने वाले, वन इज अमलगमेशन एंड अनदर वन इज एब्जॉर्प्शन। इसका एक इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। ठीक है, it is a mode of corporate restructuring adopted by an capitalized company with accumulated losses। कैपिटलाइज कंपनी है एंड लॉसेस भर के पड़ा हुआ है, विच हैज द कैपेसिटी टू टर्न अराउंड, मतलब वो बाद में अपना पूरा एकदम सही करके कैपिटल रिस्ट्रक्चर करके अपना बिजनेस को टर्न अराउंड कर सकते हैं। ठीक है, उसमें उस केस में क्या होने वाले, रिकंस्ट्रक्शन होगा। Reconstruction may took two ways. First, when new company is formed to take over the existing company. ठीक है, इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रिकॉन्स्ट्रक्शन। ये चैप्टर 18 में ही है, मतलब ये वाला चैप्टर पे ही है। जैसे सन लिमिटेड न्यू फॉर्म टू टेक ओवर द मून लिमिटेड,
सान लिमिटेड नया फॉर्म हुआ मून लिमिटेड को टेक ओवर करने के लिए। एंड इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन, व्हाट इज इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन? इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन होता है चैप्टर नंबर 19 में। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ reorganizing capital structure of an existing company involving its members, shareholder and also its external stakeholders like debentures holder, creditors, सबको बोल के भाई मेरा पैसा थोड़ा कम कर दो, ये कर दो, वो कर दो, करके करते वो इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन करते फॉर द पर्पज ऑफ राइटिंग ऑफ एसेट दैट ओवर वैल्यूड एंड दोज एसेट दैट कुड नॉट बी रिटर्न ऑफ, उसको रिस्ट्रक्चर करके फिर नया बिजनेस, मतलब वो वही वाला बिजनेस कंटिन्यू होता है। ये होता है इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन। ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, अभी तो नहीं पढ़ने वाले। तो हम लोग को क्या समझ में आया? मार्जिन में क्या होता है? अमालगमेशन एब्जॉर्प्शन होता है, एंड रिकॉन्स्ट्रक्शन में एक्सटर्नल रिकॉन्स्ट्रक्शन एंड इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन होते हैं। अमालगमेशन में क्या होता है? दो कंपनी है उसको मिला के एक कंपनी बन गया, नया कंपनी सी लिमिटेड, उसको हम लोग बोलते हैं अमालगमेशन। और एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? ए लिमिटेड बी लिमिटेड है, दोनों एग्जिस्टिंग है, बट ए लिमिटेड को कौन ले लिया? बी लिमिटेड ले लिया। ठीक है, हो गया। और रिकॉन्स्ट्रक्शन में एक्सटर्नल एंड इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन है। ओके, अब इस सब में कौन सा पार्टी इन्वॉल्व है? दो पार्टीज इन्वॉल्व है। वन इज ट्रांसफर कंपनी, द सेलिंग कंपनी, एंड अदर वन इज द ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफर कंपनी कौन होता है? जो ट्रांसफर करता है अपना बिजनेस। जो सेलिंग कंपनी है, इस केस में कौन सा सेलिंग कंपनी है? बोलो। ए और सी, बी सेलिंग कंपनी है, सी कौन है? बाइंग कंपनी है। मतलब ये ट्रांसफर है, ये ट्रांसफर ही है। इस केस में क्या है? बाइंग कंपनी सब कुछ खरीद ले रहे हैं ना। यहाँ पे क्या हो रहा है? बी ट्रांसफरी कंपनी और ये मतलब जो ट्रांसफर करता है उसको हम लोग ट्रांसफर कंपनी बोलेंगे। एम्प्लॉयर ट्रांसफर करता है टू द एम्प्लॉय सैलरी, है ना। तो एम्प्लॉय जिसको मिल रहा है और एम्प्लॉयर मतलब जो दे रहा है, वैसे याद रख सकते हो। बट दैट इज ट्रांसफर कंपनी, मतलब जो ट्रांसफर करता है अपना बिजनेस किसी दूसरे बिजनेस को, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर कंपनी। क्लियर? ये होता है ट्रांसफर कंपनी एंड ट्रांसफरी कंपनी। ओके, नेक्स्ट वन। यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले क्या? कंसिडरेशन ऑफ अमालगमेशन। मतलब अमालगमेशन होने के बाद मैं तो ट्रांसफर कंपनी का कुछ देने वाले हूँ ना, तो कंसिडरेशन ऑफ अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकॉन्स्ट्रक्शन कैसे होने वाले? इट इज सिंपल कॉल परचेज सेल ट्रांजेक्शंस। कंसिडरेशन हैपेंस टू बी अमाउंट पेएबल बाय द बायर टू द सेलर। मतलब ये क्या होता है? अमाउंट पेएबल बाय द बायर टू द सेलर, इसको बोला जाता है कंसिडरेशन ऑफ अमालगमेशन। क्लियर? और इसका और एक नाम क्या है? परचेज कंसिडरेशन। और एक नाम क्या है बताओ? परचेज कंसिडरेशन। तो व्हाट इज परचेज कंसिडरेशन? इट इज a deal, sorry, in a deal of amalgamation, absorption, external reconstruction, the transferee company, who is the transferee company? Who is the transferee company? Buying or selling? Purchasing company. Transferee company being a purchaser of business required to pay something to the shareholders of the transferor companies. ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तुम्हारा परचेस कंसिडरेशन बोलते हैं। अकॉर्डिंगली कंसिडरेशन विच फ्लोज फ्रॉम द ट्रांसफर कंपनी टू द शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफर कंपनी टेक्निकली रिफर्ड एज परचेस कंसिडरेशन। मतलब ट्रांसफर कंपनी जो भी पैसा ट्रांसफर कंपनी को दे रहा है, ट्रांसफर कंपनी का, ट्रांसफर कंपनी कौन सा? ट्रांसफर कंपनी का जो शेयर होल्डर्स है उनको जो पैसा दे रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तुम्हारा परचेस कंसिडरेशन बोलने वाले। क्लियर? बात समझ में आया? परचेस कंसिडरेशन में क्या हो रहा है? परचेस कंसिडरेशन पेएबल, परचेस कंसिडरेशन पेएबल बाय द ट्रांसफरी कंपनी टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द ट्रांसफर कंपनी असर्टेन इन टू वेज। कैसे हम लोग असर्टेन करते हैं? टू वेज में असर्टेन करते हैं। वन इज पेमेंट बेसिस एंड अनदर वन इज net asset basis. One is payment basis and another one is net asset basis. ठीक है, one is payment basis and another one is net asset basis. ठीक है, और उसका और एक नाम क्या है? टेक ओवर
बेसिस, और एक नाम क्या है, नेट। ठीक है, नेट एसेट टर्नओवर, बाद में देखते हैं एक करके। नेट एसेट टेकन ओवर, ठीक है, टर्नओवर बोल दिया, टेकन ओवर है, नेटो का फुल फॉर्म। एक एक करके देखते हैं। व्हाट इज परचेज बेसिस? परचेज बेसिस मतलब क्या होता है? अमाउंट एंड मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन इज एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द डील ऑफ अमालगमेशन। अमाउंट क्या होने वाला है, एंड मोड ऑफ डिस्चार्ज क्या होने वाला है, किस चीज का? परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन का स्टेटेड इन द डील ऑफ अमालगमेशन, उस डील में लिखा होगा। ठीक है, उस डील में लिखा होगा, अमालगमेशन या फिर एब्जॉर्प्शन या फिर इसमें लिखा रहेगा। इन दैट केस परचेज कंसिडरेशन इज सेड टू बी एक्सप्रेस्ड ऑन पेमेंट बेसिस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो वन इज पेमेंट बेसिस and another one is net asset basis। क्लियर हुआ? क्या गिर गया रे? sum of all securities at agreed value and cash issued to the shareholders। Cash issued to the shareholders। Okay, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो। एस लिमिटेड इज एब्जॉर्ब बाई बी लिमिटेड। ये कौन सा हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ या फिर अमालगमेशन हुआ? एकदम। तो बी लिमिटेड agrees to discharge the purchase consideration by issuing 5 lakh equity shares of rupees 10 each and 8,000 preference share of rupees 100 each and 2 lakh in cash। तो क्या होने वाला है? 5 लाख इंटू 10, नेक्स्ट 8,000 इंटू 100, नेक्स्ट 2 लाख कैश, टोटल 64 लाख परचेस कंसिडरेशन। बात समझ में आ गया? टोटल 64 लाख परचेस कंसिडरेशन हो गया। नेक्स्ट वन, इन केस ऑफ नेट एसेट बेसिस, उसमें क्या हो रहा है? हम लोग का नेट एसेट करना होगा, मतलब एसेट माइनस लायबिलिटीज करके करना होगा। विद द अमाउंट ऑफ परचेस कंसिडरेशन इज नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द डील, मतलब अमाउंट ऑफ परचेस कंसिडरेशन not stated in the deal of amalgamation, it is determined by from net asset turnover basis by the transferee company। from the transfer company purchase consideration is said to be net asset basis। ठीक है, क्या होने वाला है नेट एसेट बेसिस का? पीसी इक्वल्स टू sum of all assets, sum of all assets taken at agreed
वैल्यू लेस sum of all liabilities taken at agreed value. ओके, तो क्या हो रहा है? एग्जाम्पल, सेम एस लिमिटेड एब्जॉर्ब बाय बी लिमिटेड, एसेट टेकन ओवर 84 lakh, amount payable to the external liabilities 9 lakh, B limited agrees to discharge a purchase consideration paying 15 lakh in cash and issuing sufficient number of equity shares. यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना sufficient number of equity shares, यही पूरा अमाउंट स्टेटेड नहीं है. क्लियर? कितना सफिशिएंट होगा, कितना अमाउंट होगा, लिखा हुआ है वहां पे? नहीं लिखा हुआ है. ठीक है, ऐसा टाइप में नीट एसेस बेसिस फॉलो करना है. और यहाँ पे देखो ऊपर में पूरा दिया हुआ है क्या क्या देना होगा. उस टाइम में हम लोग को पेमेंट बेसिस फॉलो करना है. दोनों बेसिस समझ में आया? परचेस कंसिडरेशन को कैसे डिस्चार्ज करना है. तो परचेस कंसिडरेशन ओके, लिखा हुआ है अमाउंट यहाँ पे. वैल्यू ऑफ एसेट टेकन ओवर लेस अमाउंट पेबल टू द एक्सटर्नल लायबिलिटीज. ओके, सेम ही है. तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है? एसेट टेकन ओवर 84 लाख, परचेस कंसिडरेशन बाय पेइंग 15 लाख और 9 लाख एक्सटर्नल लायबिलिटीज का है. तो 84 माइनस 9 75 लाख. तो 75 लाख में 15 लाख मैं क्या दूंगा बताओ, बोलो? कैश. तो इक्विटी शेयर कितना देने वाला हूँ? ठीक है, तो यहां से मिल गया मेरे को परचेस कंसिडरेशन कैसे निकालना है. तो इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा मेथड? नेट एसेट टेकन ओवर. नेट एसेट टेकन ओवर बेसिस. क्लियर? नेक्स्ट होता है ये वाला जो कभी कभी एक्सचेंज रेशियो में भी होता है, बी लिमिटेड टेक ओवर द बिजनेस ऑफ एस लिमिटेड. बी लिमिटेड कौन हो गया फिर? बी लिमिटेड टेक ओवर द बिजनेस ऑफ एस लिमिटेड. तो बी लिमिटेड बाइंग कंपनी, एस लिमिटेड सेलिंग कंपनी. कंसिडरेशन इशू 5 शेयर ऑफ बी लिमिटेड. मतलब मैं बी लिमिटेड हूँ, मैं अपना 5 शेयर दूंगा तुम्हारे 8 शेयर के बदले में. मतलब तुम्हारा अगर 8 शेयर है, मैं कितना शेयर देने वाला हूँ? 5. तुम्हारे पास अगर 16 शेयर है, मैं कितना शेयर देने वाला हूँ? 10. क्लियर? तुम्हारे पास अगर 24 शेयर है, मैं कितना देने वाला हूँ? 15. ठीक है, 5 5 5. ठीक है, क्लियर हुआ? मतलब 5:8 रेशियो में देने वाले हम लोग. नेक्स्ट, it is determined by equating the intrinsic value of the shares of the transferor and transferee companies. Example, वही बी लिमिटेड. बी लिमिटेड क्या किया? टेक ओवर द बिजनेस ऑफ एस लिमिटेड. consideration issued by equity shares of S Limited. Intrinsic value of equity share of B Limited 30 पर शेयर. एक एक शेयर का प्राइस कितना है? 30. बट एस लिमिटेड का वैल्यू कितना है एक एक शेयर का? 15. तो क्या होने वाला है? 30:15. अगर काटोगे तो क्या हो जाएगा? 2:1. मतलब 2:1 मतलब क्या हो गया तुम्हारा? क्या होगा? दस वन शेयर ऑफ बी लिमिटेड, वन शेयर ऑफ बी लिमिटेड, वन शेयर ऑफ बी लिमिटेड इज इक्विवेलेंट टू 2 शेयर ऑफ एस लिमिटेड. मतलब एक्सचेंज रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2. इसका मतलब क्या हुआ? एक ट्रांसफरी कंपनी का विल बी इशूड फॉर एवरी 2 हेल्ड फॉर ट्रांसफर कंपनी. ट्रांसफरी कंपनी मतलब बाइंग कंपनी. इस केस में बाइंग कंपनी कौन है? बी लिमिटेड. यस और नो? ट्रांसफर कंपनी कौन है? सेलिंग कंपनी. इस केस में कौन है? बोलो? एस लिमिटेड. तो वन
शेयर ऑफ ट्रांसफर कंपनी, मतलब एक शेयर बाइंग का बी लिमिटेड का होगा हर एक 2 शेयर के बदले में। क्लियर? क्योंकि बी लिमिटेड का ऑलरेडी 30 रुपए करके एक शेयर का प्राइस है और तुम्हारा 15 रुपए करके एक शेयर का प्राइस है, तो तुम्हारा 2 शेयर मेरे एक शेयर के बराबर है। ठीक है, मेरे एक शेयर मतलब तुम्हारा 2 शेयर, तुम्हारा 2 शेयर मिला के 30 रुपए होता है, मेरे एक शेयर का प्राइस है 30 रुपए। क्लियर? नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एमलगमेशन एज पर द रिवाइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 भी है हम लोग का, उसमें भी एमलगमेशन पढ़ना होगा। तो एज 14 में क्या बोल रहे हैं? amalgamation has been categorized based on the priority of the transaction into 2 types। amalgamation कैसे हो सकते हैं? 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, इन द नेचर ऑफ मार्जर एंड इन द नेचर ऑफ परचेज। इन द नेचर ऑफ मार्जर एंड द नेचर ऑफ परचेज। ठीक है सर, यहाँ पे भी तो मार्जर पढ़े थे सर, यहाँ पे भी तो एक्सटर्नल रिकॉन्स्ट्रक्शन पढ़े थे, वो डिफरेंट चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अच्छे से सुनना समझना। उसके बाद मार्जर के थ्रू होगा, मतलब मार्जर के थ्रू मतलब आइदर एमालगमेशन। ठीक है, वैसे करके देखो, एमालगमेशन इज सेड टू बी इन नेचर ऑफ मार्जर। एमालगमेशन हम लोग करने वाले इन सेड टू बी नेचर ऑफ मार्जर इफ सेटिस्फाइड ऑल द फॉलोइंग कंडीशन। अगर सारा का सारा फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई करता है तब हम लोग बोलेंगे वो चीज हुआ एमालगमेशन इन नेचर ऑफ मार्जर। क्लियर? Regarding nature of business, the business of the transferor company intended to carried on by the transferee company। Business of transferor company to be carried on after the amalgamation by the transferee company। ठीक है, business of the transferor company to be carried on after the amalgamation by the transferring company। obviously transferring company उसको carry on करेगा। after the amalgamation transfer company निकलो जल्द वहां से। क्यों तुम करोगे वहां पे बिजनेस? कैरी तो नहीं कर सकते हो। regarding asset and liabilities, all the assets and all the liabilities of the transfer company become after the amalgamation asset and liabilities of the transfer company। तुम्हारा जो भी एसेट एंड लायबिलिटी है ट्रांसफर कंपनी का, सारा एसेट एंड लायबिलिटी मेरा हो गया अभी आफ्टर द एमलगमेशन। क्लियर? रिगार्डिंग वैल्यूज ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, नो एडजस्टमेंट इज मेड इन द बुक वैल्यूज ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफर कंपनी व्हेन दे आर इनकॉर्पोरेटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द ट्रांसफर कंपनी। एक्सेप्ट चेंजेस रिक्वायर्ड टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग मतलब जितना भी तुम्हारे बुक्स में वैल्यू दिया हुआ है वो सारा का सारा चीज मेरे पास आ जाएगा वही वैल्यू में, कोई दूसरा वैल्यू में नहीं। क्लियर? समझ में आ गया? रिगार्डिंग शेयर होल्डर्स होल्डिंग एटलीस्ट 90% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ द ट्रांसफर कंपनी। शेयर होल्डर्स at least 90% of the face value of the equity share of the transferee company become equity shareholder of the transferee company। ठीक है, become shareholder of the transferee company। next, regarding consideration of for the amalgamation, consideration for the amalgamation is discharged by the transferee company wholly by issue of equity share in the transferee company। मतलब जो भी तुम्हारा कंसिडरेशन होगा अमालगमेशन का वो डिस्चार्ज करेगा ट्रांसफरी कंपनी होली बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर ओनली। हाउएवर कैश में बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी फ्रैक्शनल शेयर्स। कैश में बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्रैक्शनल शेयर्स, मतलब फ्रैक्शन में शेयर आ गया मतलब 1.23333। 0.2333 के लिए क्या बनाएंगे? उसके लिए मैं क्या करूंगा? पैसा दूंगा। शेयर तो पॉइंट में नहीं हो सकता है। अगर ये सारा केस सेटिस्फाई हुआ तो हम लोग बोलेंगे वो चीज क्या हुआ? एमालगमेशन इन केस ऑफ
मार्जर हुआ, ठीक है। अगर सारा का सारा सेटिस्फाई हो गया, अगर ये सारा का सारा सेटिस्फाई नहीं हुआ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेस। उसको क्या बोलेंगे, अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेस। क्लियर। देखो, अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन, ठीक है, अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकॉन्स्ट्रक्शन, ठीक है, सेम होता है सबका। द इवेंट of amalgamation, absorption or external reconstruction requires in accounting in the books of all the parties involved. मतलब all the parties involved मतलब ट्रांसफर कंपनी के बुक्स में रिकॉर्ड करना होगा, ट्रांसफर कंपनी के बुक्स में भी रिकॉर्ड करना होगा। ये सुन लो, कंसेप्चुअली दो amalgamation, absorption, external reconstruction are different, conceptually different है, ठीक है। all these modes of capital restructuring are different. Conceptually, though amalgamation, absorption, external reconstruction are different, all these modes of capital restructuring involve similar accounting treatments. But accounting treatment इन लोग का क्या होने वाला है, similar होने वाले। Specially stated accounting for amalgamation, absorption, reconstruction, external reconstruction broadly involves two activities. One is closure the books of accounts of the transferor company and open करो in books of accounts in the transferring company। किसको क्लोज करो, ट्रांसफरर कंपनी का बुक्स को क्लोज करो, मतलब जो सेलिंग कंपनी है उसका बुक को क्लोज कर दो, एंड जो बाइंग कंपनी है उसको बुक्स का ओपन करो, ऑब्वियसली। तो अब यहाँ पे हो गया तुम्हारा ट्रांसफर कंपनी में क्या क्या एंट्री पास होने वाले हैं, ट्रांसफर कंपनी में क्या क्या एंट्री पास होने वाले हैं, जो कि हुआ सेलिंग कंपनी, ओके। तो इसमें क्या होता है, लिक्विडेशन होता है, लिक्विडेशन हो जाता है ट्रांसफर कंपनी का, तो इस केस में क्या करते हैं, फर्स्टली ट्रांसफर कंपनी required to draft balance sheet on the date of amalgamation, absorption or external reconstruction. Thereafter, ledger balance appearing in the balance sheet individually closed by transfer to the either realization account or shareholders account or cash and bank account। ठीक है, कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, जो भी बैलेंस शीट में लेजर बैलेंस दिया हुआ है उसको आइदर रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे या फिर एसेट अकाउंट में, आइदर रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे या फिर शेयर होल्डर अकाउंट में या फिर कैश एंड बैंक अकाउंट में। उसके बाद सीक्वेंस कैसे होगा, सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग फॉर क्लोजर ऑफ बुक्स, द अकाउंटिंग ऑफ द इवेंट ऑफ एमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन फॉलोइंग 5 स्टेप्स। 5 स्टेप्स में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। स्टेप 1 एसेट टियर ऑफ द बैलेंस शीट के लिए है, ठीक है, मतलब क्या क्लोज करना है, अकाउंट्स क्लोज करना है एसेट टियर का बैलेंस शीट का। उसके बाद सेम इक्विटी लायबिलिटीज टियर ऑफ द बैलेंस शीट का भी बैलेंसेस क्लोज करना होगा। उसके बाद ट्रांजैक्शंस जो भी एंटर हुआ है ट्रांसफरर कंपनी एंड ट्रांसफरी कंपनी विद अदर देन ट्रांसफरी कंपनी विद पार्टीज अदर देन ट्रांसफरी कंपनी, उसके बीच में क्या होगा। उसके बाद ट्रांसफर कंपनी एंड ट्रांसफरी कंपनी के बीच में क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ। उसके बाद रिप्रेजेंटिंग शेयर होल्डर्स, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग शेयर होल्डर्स के बीच में क्या होगा। मतलब पहला स्टेप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप एसेट टियर ऑफ द बैलेंस शीट का ये करेंगे, क्लोज करेंगे बैलेंसेस।
उसके बाद इक्विटी लायबिलिटीज का बैलेंस शीट से सारा बैलेंस क्लोज करेंगे। उसके बाद ट्रांसफर कंपनी एंड अदर पार्टीज के बीच में, ठीक है। अदर पार्टीज अदर देन तुम्हारा ट्रांसफर कंपनी। उसके बाद ट्रांसफर कंपनी एंड ट्रांसफर कंपनी के बीच में क्या होगा वो, एंड लास्ट में सेटलमेंट ऑफ अकाउंट रिप्रेजेंटिंग शेयर होल्डर्स। तो ये हम लोग को करना होगा। फर्स्ट क्लोज करो अकाउंट्स को, क्लोज करो अकाउंट्स को। उसके बाद ट्रांजेक्शन जो भी हो उसको एंटर करो। ये करके हम लोग को क्लोज करना होगा। अब एक एक करके जर्नल शुरू होगा, नहीं होगा सब। क्लियर? 5 स्टेप, यहाँ पे 5 स्टेप दिया हुआ है। ओके, फर्स्ट क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एसेट साइड में, ठीक है। डिसोल्यूशन याद है? तो एसेट में हम लोग को क्या क्या होता है? एसेट तुम्हारा डिफरेंट डिफरेंट एसेट होते हैं, फिक्स एसेट, करंट एसेट, ये सब चीज़, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट याद है? रियलाइजेशन अकाउंट में 2 साइड में करते थे सारे एसेट को। तो इसका पहला एंट्री हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट, ऑल बुक वैल्यू all realizable asset except cash bank to realization account। किस वैल्यू में पोस्ट करना है? बुक वैल्यू क्लियर। रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट एक्सेप्ट fictitious asset, any contra account associated with the asset provision for ये will be transferred to the credit side of the realization account। ये तो ऑलरेडी करते थे हम लोग। रियलाइजेशन के एसेट में 2 जो भी एसेट होगा, सन्ड्री एसेट एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट, और इस साइड में क्या हो जाएगा? बोलो जल्दी से बोलो। लाइबिलिटीज होने वाला है, मतलब प्रोविजन वगैरह होगा, प्रोविजन फॉर डिप्रेशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। क्या क्या नहीं होने वाले? एनी फिक्टिशियस एसेट नहीं होने वाले, कैश बस नहीं, कैश एंड बैंक नहीं होने वाले। क्लियर? जो भी फिक्टिशियस एसेट है, जैसे शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू डिवेंचर्स, ट्रांसफर टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। क्लियर? ये फिक्टिशियस एसेट का क्या होगा? ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पे? टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो जर्नल क्या करेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर इश्यू एक्सपेंस और इश्यू ऑफ डीए। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। एंड बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक कहाँ पे पोस्ट करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे कैश एंड बैंक अकाउंट में। ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट ऑफ द कैश बैंक टेकन ओवर और नॉट। क्लियर? तो ये वाला पहला स्टेप हुआ। एसेट को हम लोग भेज रहे हैं कहाँ पे? डिफरेंट डिफरेंट जगह पे। क्लियर? एसेट को हम लोग कहाँ पे भेज रहे हैं? डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट में भेज रहे हैं। उसमें फिक्टिशियस एसेट कहाँ पे चला जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में चला जाएगा। कैपिटल अकाउंट बनाते थे, याद है? पार्टनर्स कैपिटल में उसमें करते थे ना 2
करके शेयर इशू एक्सपेंस, मतलब यहाँ पे शेयर इशू एक्सपेंस है, वहाँ पे जो भी फिक्टिशियस होता था, डिफर्ड डिविडेंड एक्सपेंडिचर होता था, वो नीचे करते थे ना, वही तो हुआ इक्विटी शेयर होल्डर टू ये। तो ये हुआ तुम्हारा पूरा एकदम एसेट साइड का। क्लियर? ये जर्नल याद करके रखना होगा, तभी जाकर नेक्स्ट सम होने वाला, अदरवाइज नहीं होने वाला। ठीक है, पहले ये वाला एक बार देख लो। अच्छा, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? क्लोज करने वाले हैं। कौन सा चीज क्लोज करने वाले हैं? इक्विटी एंड लायबिलिटीज शेयर ऑफ द बैलेंस शीट को क्लोज करने वाले हैं। कैसे करके? बैलेंस ऑफ रेस्पेक्टिव शेयर्स कैपिटल, the balance as per the last balance sheet of the transferred to be respective shareholders account, preference shareholders account and equity shareholders account। मतलब क्या बोल रहे हैं? जो भी बैलेंस है, ठीक है, रिस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स का, एग्जाम्पल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे एंड शेयर इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। लाइब्रेरी साइड में है, उसको हम लोग इस साइड में लेके आ जाएंगे, बाई। तो बाई ये हो जाएगा, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर का चीज प्रेफरेंस शेयर होल्डर में डाल देंगे और इक्विटी शेयर का इक्विटी शेयर होल्डर में अकाउंट में डाल देंगे। हो गया क्लियर ये वाला? फिर उसके बाद बाकी जो भी प्रॉफिट्स है, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स या फिर रिजर्व, उसको भी तो दे देंगे। किसको देंगे? इक्विटी शेयर होल्डर को देंगे। तो इसके लिए क्या होने वाले? रिजर्व, पीएल एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। अगर वही लॉस हुआ, अगर वही लॉस हुआ तो उसका ऑपोजिट एंट्री हो जाएगा। क्लियर? तो जो भी तुम्हारा प्रॉफिट हुआ ट्रांसफर हो जाएगा क्रेडिट साइड ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, एंड एक्युमुलेटेड लॉसेस वो ट्रांसफर हो जाएगा डेफिसिट्स स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ट्रांसफर हो जाएगा तुम्हारा डेबिट साइड ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। क्लियर? तो इक्विटी शेयर कैपिटल डील कर लिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डील कर लिए, रिजर्व को डील कर लिए, लॉस को भी डील कर दिए। अभी तो लाइबिलिटीज आता है, बाकी लाइबिलिटीज जो भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है वो कहाँ पे चला जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में चला जाएगा। कहाँ पे चला जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में चला जाएगा, जो भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा? सन्नी लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट। एंड कौन सा अकाउंट, कौन सा वैल्यू में आएगा? बुक वैल्यू में आएगा। कौन सा वैल्यू में आएगा? बुक वैल्यू में आएगा। पूरा समझ में आया इतना तक? तो हम लोग एसेट को बंद कर दिए, हम लोग लाइबिलिटीज को बंद कर दिए। अब जो ट्रांजेक्शन है किसके बीच में? तुम्हारा दो चीज के बीच में, दो कंपनी के बीच में। वन इज ट्रांसफर कंपनी एंड अनदर वन इज अदर देन ट्रांसफर कंपनी, अदर देन ट्रांसफर कंपनी। क्लियर? ओके, तो नॉट टेकन ओवर बाय ट्रांसफर कंपनी, एसेट्स डिस्पोज्ड बाय द ट्रांसफर कंपनी। ट्रांसफर कंपनी खुद ही सेल कर दिया, बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट, डिस्पोजल वैल्यू में हो जाएगा। एसेट नॉट टेकन ओवर बाय द ट्रांसफर कंपनी, जो एसेट पैसा जो एसेट नहीं लेके गया ट्रांसफर कंपनी, उसका क्या करेंगे? सेल कर देंगे। जो भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है वो मीट कर देंगे डिस्चार्ज बाय द ट्रांसफर कंपनी, सेलिंग कंपनी। कब को होगा? नॉट टेकन, नॉट टेकन कौन? बाय ट्रांसफर कंपनी, बाय ट्रांसफर कंपनी, तभी जाके होने वाला है। ठीक है? एंड जो भी लिक्विडेशन का एक्सपेंस है वो पेमेंट कर देगा कौन? लिक्विडेशन एक्सपेंस कौन पेमेंट करेगा? ट्रांसफर कंपनी पेमेंट कर देगा। व्हाट इज लिक्विडेशन एक्सपेंसेस? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, सेलिंग कंपनी था ना वो सब कुछ। क्लियर? अगर यही ट्रांजेक्शन होता है ट्रांसफर कंपनी एंड ट्रांसफरी कंपनी के बीच में, मतलब सेलिंग कंपनी एंड बाइंग कंपनी के बीच में, जैसे परचेस कंसिडरेशन ड्यू है या फिर रिसीवेबल है, किससे? फ्रॉम द ट्रांसफरी कंपनी, फ्रॉम द ट्रांसफरी कंपनी। तो क्या हो जाएगा? ट्रांसफरी कंपनी रियलाइजेशन, बाई साइड में जाते हैं ना रियलाइजेशन अकाउंट के, बाई साइड में जाते हैं ना रियलाइजेशन अकाउंट के, एग्रीड वैल्यू ऑफ द परचेस कंसिडरेशन, एग्रीड वैल्यू ऑफ द परचेस कंसिडरेशन, ट्रांसफरी कंपनी टू रियलाइजेशन अकाउंट।
क्लियर हुआ? ट्रांसफर टू रियलाइजेशन बाई साइड में आ जाता है रियलाइजेशन अकाउंट के पैसे जो मिल रहा था। नेक्स्ट और क्या क्या हो सकता है? परचेज कंसिडरेशन रिसीव हो गया बाय द ट्रांसफर कंपनी फ्रॉम ट्रांसफरी कंपनी। वो परचेज कंसिडरेशन जो था ट्रांसफरी कंपनी देने वाले था, रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया था ना, रियलाइजेशन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, वो ट्रांसफरी कंपनी का जो अमाउंट था वो पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, डेबिट किए तभी क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। और कैसे पेमेंट किए? बाय इशुइंग शेयर्स, बाय इशुइंग डिबेंचर्स। किसका देने वाले हो? ट्रांसफरी कंपनी का, मतलब जो बाइंग कंपनी उसका देने वाले हो ना। ठीक है, वैल्यू ऑफ शेयर रिसीव एज कंसिडरेशन, वैल्यू ऑफ डिबेंचर रिसीव एज कंसिडरेशन, एंड बाद बाकी जो पैसा मिलेगा कंसिडरेशन इन थ्रू बैंक। तो शेयर देने वाले और डिबेंचर देने वाले। क्लियर? शेयर, डिबेंचर्स और बैंक। क्लियर? लिक्विडेशन ऑफ द, अगर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस बॉन्ड किया ट्रांसफरी कंपनी, अगर बॉन्ड किया ट्रांसफरी कंपनी, ठीक है, तो ड्यू एंट्री ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, अगर रिसीविंग एंट्री बैंक टू ट्रांसफरी, उसके बाद पेमेंट एंट्री रियलाइजेशन टू बैंक। इसका कोई भी एंट्री पास बिना करके भी हो जाएगा, नो एंट्रीज। ऑल्टरनेटिवली नो एंट्रीज, इससे अच्छा क्या है? नो एंट्रीज कैन बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी व्हेन एक्सपेंसेस एंड लिक्विडेशन आर बॉन्ड बाय द ट्रांसफरी कंपनी। इसके लिए क्या करना? नो एंट्रीज करना। क्यों 3 एंट्री एक्स्ट्रा पास करोगे ना? क्लियर? 3 एंट्री क्यों पास करोगे बेकार बेकार? डन। उसके बाद सेटलमेंट करना है। क्या सेटलमेंट करना है? जो भी पैसा देना है शेयर होल्डर्स लोगों को, तो डिस्चार्ज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्लेम, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू शेयर इन द एक्वायरिंग कंपनी, डिबेंचर्स इन एक्वायरिंग कंपनी, एंड टू बैंक। हु इज एक्वायरिंग कंपनी? हु इज एक्वायरिंग कंपनी? यहां पे इसीलिए लिखवाए थे, हु इज एक्वायरिंग कंपनी। एकदम एक्वायर्ड कंपनी, तो ये हुआ तुम्हारा एक्वायरिंग कंपनी। ठीक है, एब्जॉर्बिंग कंपनी, इसको हम लोग एक्वायरिंग कंपनी के नाम से भी जानते हैं। जा रहे। ओके डन। एक्वायरिंग कंपनी क्या करेगा? वो ले लेगा। नेक्स्ट, डिस्चार्ज कर दिए, सेटलमेंट कर ले सब कुछ शेयर होल्डर्स का। नेक्स्ट, क्लोजिंग द रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट का क्लोज करो। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करोगे, क्या होगा रियलाइजेशन अकाउंट का? आइदर प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। प्रॉफिट होगा तो हम लोग दे देंगे शेयर होल्डर्स को, लॉस भी होगा तो शेयर होल्डर्स को ही दे देंगे। उसके बाद जो भी परचेस कंसिडरेशन है उसको इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दो, जैसे करके पेमेंट करना है। इक्विटी शेयर होल्डर टू शेयर ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी, शेयर ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी टू बैंक। क्लियर? यहाँ पे एक्वायरिंग कंपनी में लिख के रखो बाइंग कंपनी, वो लिख के रखिए रखोगे। ठीक है, हो गया। अब इसका लेजर क्या क्या प्रिपेयर करना होता है? लेजर अकाउंट यूजुअली प्रिपेयर इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी। रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन एमलगमेशन में, एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन में पहले रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करो, रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करो। ओके, डिटरमाइन करो प्रॉफिट ऑफ रियलाइज, प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन। उसके बाद कैश एट बैंक अकाउंट प्रिपेयर करो, कैश एट बैंक का अमाउंट पोस्ट करने के लिए। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट पोस्ट करो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट प्रिपेयर करो, ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट प्रिपेयर करो, शेयर इन ट्रांसफरी कंपनी प्रिपेयर करो, डिबेंचर्स इन ट्रांसफरी कंपनी प्रिपेयर करो। ये हो गया तुम्हारा ट्रांसफरी कंपनी तक का पूरा चीज। यहां तक आज हम लोग करने वाले।